हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक और टॉपिक। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ अरेस्ट कैन बी मेड। सेक्शन 46 मेनली डील्स विद हाउ अरेस्ट कैन बी मेड, और इसके बाद हम सेक्शन 41 बी को भी पढ़ेंगे, कैपिटल बी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के साथ सेक्शन 47 को पढ़ेंगे, 48 को पढ़ेंगे, और सो ऑन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उन इन सेक्शनों को डील करेंगे जो अरेस्ट किसी पर्सन की गिरफ्तारी या अरेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सेक्शन 46 में क्या लिखा हुआ है? इस सेक्शन में लिखा हुआ है वेयर एन अरेस्ट कैन बी मेड, वेदर द अरेस्ट इज टू बी मेड with or without warrant, it is necessary that in making such an arrest, the police officer or the other person making the arrest actually touches or confines the body of the person to be arrested, unless there be a submission to custody by words only, words or action। इससे क्या पता चलता है कि यदि किसी पर्सन का चाहे अरेस्ट वो विद वारंट हो रहा है चाहे विदाउट वारंट हो रहा है, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या अदर पर्सन है जिसको कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया है अपने वारंट में अरेस्ट करने के लिए, वो एक्चुअली जो इस पर्सन को अरेस्ट करना है उसकी बॉडी को टच करेगा, उसको कन्फाइन करेगा, उसको एक सर्कमस्टांस ऐसे क्रिएट करेगा जिससे वो भाग ना सके और ऐसा साबित हो सके कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जा चुका है। और सेक्शन 46 का जब हम क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो इसमें ये सभी बातें लिखी हुई है। सेक्शन 46 का चलिए हम बेर एक्ट में से इसकी प्रोविजन भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसकी बॉडी, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है उसकी बॉडी को टच करेंगे, अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय द वर्ड्स और द एक्शन। उसकी बॉडी को जो सबमिशन है वो चाहे शब्दों से या किसी एक एक्शन से उसकी सबमिशन हो गई है तो उसको हम अरेस्ट मान लेंगे। एंड उसके बाद हम जैसे ही आगे पढ़ते हैं तो रोशनी बीबी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 1984 मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि एन ऑरल डिक्लेरेशन ऑफ अरेस्ट विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट और सबमिशन टू द कस्टडी विल नॉट अमाउंट टू अरेस्ट। इसमें क्या था कि एक ऑरल डिक्लेरेशन कर देना कि किसी पर्सन का अरेस्ट हो गया है और विदाउट कांटेक्ट किए उसको पकड़े, उसके सबमिशन करवाए बिना ही ऐसा कह देना सिर्फ ऑरली अरेस्ट नहीं होता है। अरेस्ट के लिए क्या है कि उस पर्सन की जो सबमिशन है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी सबमिशन टोटल होनी चाहिए। अरेस्ट का मीनिंग हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अरेस्ट मीन्स the apprehension of a person by legal authority resulting in deprivation of personal liberty। जहां पर किसी पर्सन की एप्रीहेंशन लीगल अथॉरिटी के द्वारा की जाती है और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है तो उसी को हम अरेस्ट कहते हैं। तो इसीलिए यदि किसी पर्सन की मियर वर्ड से ही उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है खत्म हो रही है तब हम अरेस्ट मान लेंगे। यदि किसी पर्सन की मियर वर्ड से या एक्शन, थोड़े एक्शन से उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म नहीं हो रही है, उसके पास लिबर्टी अभी भी बाकी बची हुई है, वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो उसको हम अरेस्ट नहीं कहेंगे। इसी बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोशनी बीबी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में इसी बात को क्लियर किया था। इसके बाद सेक्शन 46 में आगे बताया गया कि इसकी एक प्रोवाइजो ऐड की गई थी 2009 में बाय द एक्ट 5 ऑफ 2009। इस प्रोवाइजो में क्या था? वेयर ए वुमन इज टू बी अरेस्टेड द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमन फॉर इफेक्टिंग हर अरेस्ट। इन केस of woman, the submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed unless the circumstances indicates contrary। इसका मतलब क्या हुआ?
इस प्रोवाइजो में इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि जो वुमन है, यदि उसका अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका अरेस्ट की उसकी जो सबमिशन को हम मियर वर्ड से ऐसा मानेंगे कि शब्दों से ही उसने अपने आप को सबमिट कर दिया है। अन्यथा नहीं तो अनलेस कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस शो होने चाहिए जिससे पता चले कि ये शब्दों से ही उसकी सबमिशन नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसकी बॉडी को टच या कन्फाइन किया गया है। तो इससे इस प्रोवाइजो से पहले क्या था कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी वुमन को अरेस्ट करना तो वो उस फीमेल को टच करते थे, उसको पकड़ते थे, जिससे क्या था कि मोडेस्टी, उस फीमेल की जो मोडेस्टी है उसको हार्म होने का खतरा बना रहता था, जिससे कि उस फीमेल जो है उसकी जो उसका राइट है कि उसको कोई उसकी आज्ञा के बिना उसकी जो मोडेस्टी है उसको हार्म नहीं कर सकता है। तो उस मोडेस्टी पर जो प्रहार हो रहा था अरेस्ट के कारण कि कोई मेल ऑफिसर भी उसको पकड़ रहा था, इसी सेक्शन में आगे हम डिस्कस करेंगे कि किसी जो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने जा रहा है वुमन को, वह क्या होना चाहिए कि एक वुमन ऑफिसर होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए किसी वुमन को अरेस्ट करने के लिए। तो किसी वुमन का अरेस्ट कब किया जाता है, कब किया जैसे किसी वुमन का अरेस्ट करने से पहले क्या है कि बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज किसी वुमन का अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस को छोड़कर किसी भी वुमन का आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जाता। यदि किसी वुमन का अरेस्ट करना भी है इस टाइम में तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसकी एक रिटर्न परमिशन की ज़रूरत होती है, जो सेक्शन 46 के सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 कैपिटल बी, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शैल वियर एक्यूरेट and visible clear identification of his name which will facilitate easy identification। सेक्शन 41B में एक ऐसी प्रोविज़न को बनाया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है वो एक प्रॉपर अपनी आइडेंटिफिकेशन वाला उसका नेम का बैच होता है जो वो पहनेगा, जिससे और अपनी प्रॉपर ड्रेस पहनेगा, जिससे पता चल सके कि किसी पर्सन को जो अरेस्ट कर रहा है उसकी जो पेटी नंबर होती है, बेल्ट नंबर होती है, उसको भी पहनेगा। इससे पता चल सके कि कौन पर्सन किसको अरेस्ट कर रहा है। मान लीजिए अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आ रहा है, उसका नाम है ए, तो वो पुलिस ऑफिसर अपने ए नाम वाली आइडेंटिफिकेशन की जो बैच होता है उसको पहनेगा, अपनी बेल्ट को पहनेगा। मान लीजिए उसकी बेल्ट का नंबर है 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 4 नंबर वाली बेल्ट पहनेगा, जिससे कि उस पुलिस ऑफिसर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर हो सके, जिससे पता चल सके कि जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया है पर्सन को, उसका नाम और उसकी जो रैंक क्या है, जिससे पता चल सके कौन किसको पकड़कर कहाँ लेकर गया है। इसके लिए सेक्शन 41 कैपिटल बी में इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है वो एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, मेमोरेंडम जिसको एक पंचनामा कह देते हैं, मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, और जो मेमोरेंडम है उसको एक विटनेस अटेस्ट करेगा। वो विटनेस फैमिली मेंबर भी हो सकता है अरेस्टी का, जहाँ फिर वो कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है लोकेलिटी का जो जहाँ पर किसी पर्सन का अरेस्ट किया जा रहा है। और जो पुलिस ऑफिसर मेमोरेंडम बना रहा है उसमें एक विटनेस के साइन तो हो गए, उसके बाद जो काउंटर साइन किया जाएगा अरेस्टी के द्वारा, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा भी एक काउंटर साइन किया जाएगा और वो भी उस मेमोरेंडम पर साइन करेगा। जब वो अरेस्ट मेमोरेंडम पर साइन करेगा अरेस्टी, तो उसको जो पुलिस ऑफिसर है उसके राइट्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन से उसके पास राइट्स हैं, और पुलिस ऑफिसर जहाँ वो पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है उस अरेस्टी को बताएगा कि उसके पास राइट है कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव या किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म भी कर सकता है कि उसका अरेस्ट किया जा चुका है, और उसकी जो डिफेंस के लिए
किसी भी लॉयर को हायर करें या किसी जो आगे की प्रक्रिया होती है उसके लिए वो अपनी डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए वो किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का नाम भी बता सकता है उस पुलिस ऑफिसर को। और उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि जिस पर्सन का नाम बताया गया उस पर्सन को इन्फॉर्म करे कि सच पर्सन जो आपका रिलेटिव है जिसको अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट हो चुका है। और अब वो सच पुलिस स्टेशन जो मान लीजिए कोई भी जिस पुलिस स्टेशन में रखा गया है उस पुलिस स्टेशन का नाम भी बताएगा और जिस पर्सन ने अरेस्ट किया है उस पर्सन का नाम भी बताएगा। जैसे कि इसमें प्रोविज़न बनाई गई हैं कि जैसे 41C कैपिटल C में बताया कंट्रोल रूम की जो प्रोविज़न है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर एक कंट्रोल रूम बनेगा जहाँ पर जो पर्सन अरेस्ट होकर आए हैं उनके नाम वगैरह लिखे रहेंगे। जिस पर्सन ने अरेस्ट किया मान लीजिए जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसका भी नाम लिखा रहेगा वहाँ पर, जिससे कि पता चल सके कि कौन किसको अरेस्ट करके कब और किस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उसके बाद जो एक प्रिसाइज प्रोसीजर बताया गया है CRPC में किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, तो इस प्रिसाइज प्रोसीजर में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कुछ पावर्स होती हैं जो पर्सन अरेस्ट करने आया है, तो उन पावर्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि कैसे किया जाता है अरेस्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पावर टू यूज़ फोर्स। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया है वो कहाँ तक पावर को यूज कर सकता है अपनी को। द पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू मेक अरेस्ट इफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड रेसिस्ट द endeavor टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट। तो जो पुलिस ऑफिसर है यदि उसको लगता है कि जिस पर्सन को वो अरेस्ट करने आया है वो भागना चाह रहा है या वो अपने अरेस्ट को इवेड करना चाह रहा है, तो उस दौरान में रेसिस्ट कर रहा है अरेस्ट अपने आप को करवा, जैसे ही पुलिस ऑफिसर बढ़ा अरेस्ट करने के लिए वो डंडा लेके खड़ा हो गया या किसी भी प्रकार से रेसिस्ट कर रहा है अपने अरेस्ट को, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो फोर्स को यूज़ कर सकता है। अब बात उठती है कि वो कितनी फोर्स यूज़ कर सकता है। However, the power to use necessary force for making an arrest shall not extend to causing death of a person who is not an accused of offense punishable with death or imprisonment for life। सेक्शन 46 के 2 में क्लॉज 2 में बताया गया कि पुलिस ऑफिसर नेसेसरी पावर यूज कर सकता है। सेक्शन 46 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि वो कितनी पावर यूज कर सकता है और किन सर्कमस्टांसिस में डेथ कॉज कर सकता है। इसमें 46 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि हाउ द पावर टू यूज नेसेसरी फॉर मेकिंग एन अरेस्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन की डेथ कॉज करने की पावर नहीं मिल जाती है। डेथ कॉज उन हालातों में की जा सकती है जहां पर जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो पहले ही उसने ऑफेंस ही ऐसा किया है जिसमें उसको डेथ सेंटेंस हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो उन हालातों में उस पर्सन की डेथ भी कॉज की जा सकती है, अदरवाइज उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं की जा सकती। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसी पर्सन की जिसका अरेस्ट किया गया है उस पर्सन की अरेस्ट करने के लिए या किसी पर्सन का अरेस्ट करने जा रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं तो वहाँ पर वो किसी घर में घुस गया है या किसी ऐसी स्थान में घुस गया है जहाँ पर उसकी सर्च की जानी है, उस प्लेस में घुसना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बात आती है पावर टू सर्च ए प्लेस। जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास एक और पावर आ जाती है कि वो जहाँ पर वो घुसा है जिस पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसके पीछे पीछे वो जाकर उस पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि एन ऑक्यूपायर ऑफ ए हाउस इज अंडर ए लीगल ड्यूटी टू अफोर्ड पुलिस एंड टू एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट ऑल द फैसिलिटीज टू सर्च द हाउस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अरेस्ट। इसमें क्या है कि जैसे ही कोई पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है तो उसको
वो किसी घर में घुस गया है, तो जो उस घर का मालिक है उस मालिक की ड्यूटी बन जाती है कि वो पुलिस ऑफिसर या पर्सन जो मेकिंग अरेस्ट, जो पर्सन अरेस्ट करने आ रहा है, तो उसको पूरी फैसिलिटी दे अंदर घुसने की, भी वो अंदर घुसे, अंदर घुसकर उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। यदि वो पर्सन जो उस प्लेस का ऑनर है वो रेसिस्ट करता है या मना करता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो फोर्स को यूज़ कर सकता है। वो उस घर की जो डोर है उसको तोड़ सकता है और तोड़कर अंदर घुस सकता है। तो ये सेक्शन 46 में 47 में इन सभी बातों का डिस्कस किया गया है, इन सभी बातों को बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर जहाँ तो एंटर होने के लिए फोर्स को यूज कर सकता है, यदि वो एंटर पीसफुली हो गया है और बाहर निकलने के टाइम पर जो ऑनर है, जहाँ उस घर का मालिक है, जहाँ कोई अदर पर्सन है उसको रोक रहे हैं बाहर निकलने से, तो बाहर निकलने के लिए भी फोर्स को यूज कर सकता है। यहाँ पर अब दो बातें हो गई कि किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए घर में घुसने के लिए भी फोर्स को यूज कर सकता है, और यदि वो घर में घुस गया था पीसफुली और बाहर निकल रहा है अरेस्ट करने के बाद, तो उसको रोका जा रहा है, तब भी वो फोर्स को यूज कर सकता है। अब बात यहाँ पर एक और है, सेक्शन 47 में एक बात कही गई है कि यदि वो घर ऑक्यूपेशन में है किसी पर्दानशीन लेडी के, जो पर्दानशीन है, जो खुले में नहीं आ सकती, वो कस्टम के हिसाब से उसको खुले में नहीं आने की उसने एक ओथ जैसी ले रखी है, तो वो पुलिस ऑफिसर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा उस लेडी को कि वो खुद से बाहर आ जाए अपने से और उसको कोई ना देख पाए, और उसके जैसे ही वो बाहर आएगी और वो पुलिस ऑफिसर अंदर घुसकर जो उस पर्सन का अरेस्ट किया है उसको अरेस्ट करने के लिए वो अंदर घुस सकता है। तो उसके बाद दोस्तों जो है कि जो पर्सन है जिसका अरेस्ट किया जाना है, तो इट मे आल्सो बी नोटेड दैट द पर्सन arrested is not subject to more restraint than necessary to prevent his escape। सेक्शन 49 है, उसमें एक गाइडलाइन या एक बाउंड्री तय कर दी गई है कि कितनी उस पर्सन को कितना रिस्ट्रेंट किया जा सकता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया है। मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट करके उसको उसका हाथ में पकड़कर ही उसका रिस्ट्रेंट हो सकता है, उसके एस्केप को ख़त्म किया जा सकता है, उसके भागने की जो इच्छा है उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म किया जा सकता है, तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ना ही सफिशिएंट होगा। यदि किसी पर्सन को हाथ पकड़ने से ही उसका रिस्ट्रेंट हो सकता है, उसको भागने से रोका जा सकता है, उसको बेड़ियां पहना दी जाएं, उसको हैंड कफिंग कर दी जाए, ज़्यादा उस पर रिस्ट्रेंट ला दिया जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में एक क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि पुलिस ऑफिसर इनडिस्क्रिमिनेटली सभी पर्सन को हैंड कफिंग कर रहे हैं और हैंड कफिंग करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे थे। तो इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि किसी भी पर्सन को जो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है उसको हैंड कफिंग नहीं किया जाएगा। दो पुलिस ऑफिसर कैन हैंड कफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को हथकड़ी पहना सकते हैं। वो हथकड़ी का पहना सकते हैं कि अरेस्ट करने से पुलिस स्टेशन तक लाने तक और पुलिस स्टेशन से मैजिस्ट्रेट तक लाने तक। मैजिस्ट्रेट के सामने जैसे ही किसी पर्सन को पेश किया जाना है तो उसको हैंड कफिंग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी पर्सन को विद वारंट अरेस्ट किया जा रहा है किसी पर्सन को विद वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, यदि उस वारंट में एक रिटन ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उसको हैंड कफिंग करके लाया जाए, तो उन हालातों में ही हैंड कफिंग किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि किसी भी हालात में इनडिस्क्रिमिनेटली हर पर्सन को हैंड कफिंग करेंगे और ले आएंगे। इसी पर गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी पर्सन को फॉर जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है तो उसको हैंड कफिंग नहीं किया जाएगा, उसको बिना हैंड कफिंग के
पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब इसके बाद बात आती है, तीसरा है पावर टू परस्यू, किसी पर्सन का पीछा करना। पावर टू परस्यू में कि एक पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। सेक्शन 48 ऑफ CRPC बताता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए यदि कोई पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज है, वो पूरे इंडिया में कहीं भी अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे जा सकता है। दूसरी बात, इन केस ऑफ अरेस्ट इज टू मेड अंडर ए वारंट, यदि किसी पर्सन का वारंट किसी वारंट के लिए अरेस्ट किया जाना है, वारंट किसी का इशू हुआ है, अरेस्ट किया जाना है, तो सेक्शन 77 ऑफ द कोड मेक्स इट क्लियर दैट द वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। सेक्शन 77 ऑफ CRPC बताता है कि वारंट को पूरे भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हाउएवर when the warrant of arrest is to be executed outside the India, यदि किसी पर्सन का जो वारंट है आउटसाइड द इंडिया एग्जीक्यूट करना है, द लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जो किसी पर्सन का जो अरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करना है आउटसाइड द इंडिया और द लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द अरेस्ट वारंट, तो उन हालात में क्या है कि स्पेशल प्रोविजंस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 78 to 81 ऑफ द कोड विल बी फॉलोड। जो 78 से 81 तक जो प्रोविजंस बताई गई हैं उन प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या दो बातें आ गई। सबसे पहली बात कि वारंट को एग्जीक्यूट कहाँ किया जा सकता है, पूरे भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जो पुलिस ऑफिसर है किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी पर्सन का जो परस्यू कर सकता है उस पर्सन को जिसको वो लीगली ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट है। तो 77 ने इस बात को क्लियर कर दिया कि पूरे भारत में कहीं भी वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके बाद 78 to 81 सेक्शन है, वो प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि किसी पर्सन का अरेस्ट वारंट जो कि एग्जीक्यूट किया जाना है आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन एंड आल्सो आउटसाइड द इंडिया आल्सो, तो उसको जो कैसे उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो उसकी डिटेल प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं 78 to 81 में। जैसे ही हम वारंट की प्रोविजंस करेंगे तो उस वारंट के दौरान हम इन सभी प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू ऑब्टेन असिस्टेंस। जो सेक्शन 37 ऑफ CRPC है उसमें क्लियरली ड्यूटी लगाई गई है सभी सिटीजन की, सभी इंडिविजुअल्स की, कि वो पुलिस को असिस्ट करे। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उनसे हेल्प असिस्टेंस मांगे तो वो असिस्ट करें। यदि वो असिस्ट करने से मना करते हैं तो वो अपनी एक लीगल ड्यूटी की ब्रीच कर रहे हैं और वो दे कैन बी पुनिश्ड फॉर दैट ब्रीच अंडर सेक्शन 187 ऑफ IPC। इंडियन पीनल कोड के 187 सेक्शन है जो उसके अंदर उनको पुनिश भी किया जा सकता है जो उनकी लीगल ड्यूटी की ब्रीच के लिए। इसमें दोस्तों क्या है कि ए पुलिस ऑफिसर कैन रीजनेबली आस्क एनी पर्सन टू असिस्ट हिम टेकिंग ऑफ और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन whom द ऑफिसर इज ऑथोराइज टू अरेस्ट। इस J37 में बताई गई है। द पर्सन आस्क्ड टू असिस्ट is under a legal obligation to give assistance and any intentional failure on his part is punishable under section 187 of IPC। इसमें क्या है 37 में क्लियर लीगल ड्यूटी क्रिएट की गई है पर्सन की, किसी भी पर्सन की, कि वो पुलिस ऑफिसर यदि असिस्टेंस मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है तो उस पुलिस ऑफिसर की को असिस्ट करे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर टू रिक्वायर सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट। जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है
चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या स्टेशन हाउस इंचार्ज जो है, जो अरेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए, वो अपने सबॉर्डिनेट को भी कह सकता है कि सच एंड सच अक्यूज को अरेस्ट करके लाओ। तो वो अरेस्ट करने के लिए क्या करेगा, यदि वो विद वारंट अरेस्ट कर रहा है, उसको एक वारंट में डायरेक्ट किया गया अरेस्ट करने के लिए, और वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहा है, तो वो एक उस पर अपनी जो इंडोर्समेंट कर देगा और उस जो पर्सन अरेस्ट करने जा रहा है उसका नाम भी उसमें लिखेगा। और वो जो पर्सन, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर अरेस्ट करने गया है, वो सभी प्रोविजंस को फॉलो करेगा जो उस पर्सन पर, उस पुलिस ऑफिसर पर लागू होती हैं जो अरेस्ट करने के लिए लीगली ऑथोराइज है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में हम दोबारा इस बात को चर्चा करते हैं कि यदि मान लीजिए एक इंस्पेक्टर को अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज किया गया है विद वारंट, तो वो अपने हवलदार को भेज रहा है, तो जो इंस्पेक्टर है वो हवलदार को उस वारंट देगा और उस पर एक इंडोर्समेंट कर देगा और उसका नाम भी लिख देगा। तो जो हवलदार है अब लीगली ऑथोराइज हो गया उस पर्सन को अरेस्ट करने का जिसके नाम का वो वारंट इशू हुआ है, और उस हवलदार पर वो सभी ड्यूटीज, वो सभी गाइडलाइंस को पूरा करने का की ड्यूटी होगी जो इंस्पेक्टर पर थी, और जो वारंट में लिखी गई हैं उन सभी बातों को वो फुलफिल करेगा। तो इसमें ये सेक्शन 55 में बताई गई है। तो इसमें क्या है कि पावर टू रिक्वायर सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर 12 of the code can require any subordinate officer to arrest without warrant other than in his presence, यदि उसकी प्रेजेंस के बिना उसको अरेस्ट किया जा रहा है। any who may lawfully be arrested without a warrant and shall deliver to the officer so require an order in writing specifying the person to be arrested and the offense और द अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड। सेक्शन 55 में जो बातें क्लियर की गई हैं कि यदि किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है तो वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर क्या करेगा, सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो पूरी जो पर्सन, जो ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहा है वो पूरी की पूरी जानकारी देगा कि किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको इंडोर्समेंट करेगा कि तुम्हें मैं लीगली ऑथराइज करता हूँ अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि पावर टू री अरेस्ट एस्केप्ड पर्सन, जो पर्सन अरेस्ट हो चुका है पहले और वो भाग गया। सेक्शन 60 है जो सीआरपीसी का, वो इस बात को बताता है कि यदि कोई पर्सन, इफ ए पर्सन इन ए लॉफुल कस्टडी escaped or rescued, the person from whose custody he is escaped or rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. The person making such arrest shall have the same powers and duties mentioned before। जो भी ड्यूटीज़ हैं जो हमने अब तक डिस्कस की हैं कि वो किन किन बातों को एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, वियर एक्यूरेट करेगा, जो अपनी आईडी है और सभी बातों को ध्यान में रखेगा। सेक्शन 60 में बताया गया कि यदि कोई पर्सन जो एक लॉफुल कस्टडी में है और वो भाग गया, तो जिस पर्सन की कस्टडी से भागा है उस पर्सन के पास एक लीगली राइट है कि वो पूरे भारतवर्ष में उस जो पर्सन एस्केप्ड हुआ है, जहाँ जिसको रेस्क्यू किया गया है, वो पकड़ने के लिए उसका पीछा कर सकता है और उसको री अरेस्ट कर सकता है। री अरेस्ट करते समय उन बातों को फॉलो करेगा जो अरेस्ट के दौरान फॉलो की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था हाउ अरेस्ट कैन बी मेड, हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। यदि कोई बात छूट गई हो तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। आप
इन वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़ें। और यदि आप बेयर एक्ट की में जो प्रोविज़न्स बताई गई हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको बात इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, क्योंकि बेयर एक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओरिजिनली सब कानून बताया गया है। उसके बाद जो कोई भी पर्सन अपने मन से तो कानून बना नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता। ये बेयर एक्ट है और आप बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़ें, और बेयर एक्ट को पढ़ें उसके बाद कोई बुक को फॉलो कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको कंसेप्ट की पूरी जानकारी देना है, और थोड़े नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और शेयर भी कर देना भाई साहब। थैंक यू।